हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल स्टडी ऑफ लॉ। फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू को दो पार्ट में डिस्कस करेंगे, पार्ट 1 एवं पार्ट 2 में। तो आज के टॉपिक में हम लोग पार्ट 1 में सीपीसी 1908 के इम्पॉर्टेंट और सिलेक्टेड एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे, जो कि यूपी, यूके, एमपी सिविल जज एवं जो अन्य न्यायिक परीक्षाएं हैं उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908। फर्स्ट क्वेश्चन है कि सिविल प्रक्रिया संहिता पारित की गई थी तो किस सन में पारित की गई थी? तो 1908 में सीपीसी को पारित किया गया था। इसके संबंध में एक दो इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं, जैसे कि सीपीसी जो है इसका एक नंबर कितना है, तो एक नंबर जो है 5 है, और इसकी जो एनेक्टमेंट डेट है यानी कि अधिनियमित तिथि वो 21 मार्च 1908 है, और इन्फोर्समेंट डेट प्रवर्तन तिथि है वो 1 जनवरी 1909 है। ये दो डेट हैं, आपको याद रखनी है। और इसमें टोटल 158 सेक्शंस हैं और 51 ऑर्डर्स दिए गए हैं। तो कुछ जो बेसिक चीज़ें हैं उसके संबंध में हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, तो इस वीडियो को आप देख लें तो सीपीसी जो है आपको संक्षिप्त में समझ में आ जाएगी कि किस तरीके से पढ़नी है। तो इससे पहले जो वीडियो हमने अपलोड किए सीपीसी के, वो आपको हमारे यूट्यूब चैनल के जब आप होम पेज पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक प्लेलिस्ट का ऑप्शन दिखेगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने जो प्लेलिस्ट बनी हुई है अलग अलग सभी ओपन हो जाएंगी। तो यहाँ पर आपको सीपीसी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सभी सीपीसी के जो वीडियो हैं वो मिल जाएंगे। तो जब भी आप किसी भी एक्ट के वीडियो देखना चाहते हैं तो आप वीडियो में ना जाकर के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक ही एक्ट के एक ही प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएंगे। तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिविल प्रक्रिया संहिता मौलिक विधि है, प्रक्रिया विधि या दंडिक विधि है? तो सिविल प्रक्रिया संहिता प्रक्रिया विधि है, प्रोसीजर लॉ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाद में निम्नलिखित पक्षकार होते हैं? तो बाद में कौन कौन से पक्षकार होते हैं? वादी और प्रतिवादी होते हैं। आंसर इसमें ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिक्रियां निम्न प्रकार की हो सकती हैं? प्रारंभिक, अंतिम, मध्यवर्ती और अंतर्वर्ती, या प्रारंभिक एवं अंतिम? तो डिक्री की जो परिभाषा दी गई है वो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 2 है। 2 की उपधारा 2 में डिक्री को परिभाषित किया गया है। तो डिक्रियां जो हैं वो प्रारंभिक या अंतिम हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैध प्रतिनिधि से क्या अभिप्राय है? तो जो मृतक का निकट का नातेदार है। दूसरा है जो विधि की दृष्टि में मृतक की संपदा का प्रतिनिधित्व करता है वो वैध प्रतिनिधि कहा जाता है। वैध प्रतिनिधि लीगल रिप्रेजेंटेटिव के संबंध में जो प्रावधान है, इनकी जो वैध प्रतिनिधि की परिभाषा दी गई है वो धारा 2 की उपधारा जो 11 है, 2(11) में वैध प्रतिनिधि को परिभाषित किया गया है। तो आप ये जो सेक्शंस हैं इनको नोट करते चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्यवर्ती लाभ का क्या अर्थ है? ऐसा लाभ जो संपत्ति पर दोषपूर्ण कब्जा रखने वाले व्यक्ति को वस्तुतः प्राप्त हुआ हो? नहीं। ऐसा लाभ जो दोषपूर्ण कब्जा रखने वाले व्यक्ति ने संपत्ति में सुधार कर अर्जित किया हो? ये भी नहीं। ऐसा लाभ जो संपत्ति पर दोषपूर्ण कब्जा रखने वाले व्यक्ति को वस्तुतः प्राप्त हुआ है या मामूली उद्यम से प्राप्त कर सकता है? तो मध्यवर्ती लाभ की जो परिभाषा है वो 2 की उपधारा 12 में दी गई है, यानी 2(12) में मेंस प्रॉफिट को डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विचाराधीन न्याय से क्या अभिप्राय है? किसी न्यायालय में किसी मामले का विचाराधीन होना, किसी मामले में न्यायालय द्वारा विचारपूर्वक जो है न्याय निर्णय किया जाना, या तीसरा जो ऑप्शन है 2 न्यायालयों में एक ही पक्षकारों के बीच के एक ही हक के अधीन जो समान वादग्रस्त विषय वाले वादों का विचाराधीन होना। विचाराधीन न्याय से अभिप्राय ये है। तो लिस्पेंडेंस की जो परिभाषा है विचाराधीन न्याय की वो धारा 10 में दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राण न्याय, रेस जुडिकेटा इसको कहते हैं इंग्लिश में। इसका क्या तात्पर्य है? तो रेस जुडिकेटा के संबंध में जो प्रावधान है वो सीपीसी की धारा 10 में दिए गए हैं। एक सुविधा का नियम है, एक जो है पूर्व न्याय का नियम है, या प्रक्रिया का नियम है, या सुविधा एवं प्रक्रिया का नियम है। तो जो प्राण न्याय है वो सुविधा एवं प्रक्रिया का नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राण न्याय के सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला है वादों की जो बहुलता है उसको रोकना, सही है। दूसरा है एक ही बात कारण पर एक बार में अधिक वाद लाने से प्रावरित करना यानी उनको मना करना, ये भी सही है। न्यायालय के विनिश्चयों को अंतिम रूप प्रदान करना, ये भी सही है। तो इसमें जो आंसर है तीनों सही हैं, आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राण न्याय के लिए आवश्यक है? तो प्राण न्याय रेस जुडिकेटा लिए क्या आवश्यक है? पहला है पश्चातवर्ती बाद में प्रत्यक्षता और सारता वे ही वादग्रस्त विषय होने चाहिए जो पूर्ववर्ती बाद में थे, ये भी सही है।
दूसरा है दोनों वादों का एक ही पक्षकारों के बीच में होना, ये भी सही है। तीसरा है दोनों वाद एक ही हक के अधीन हो, ये भी सही है। और चौथा है दोनों न्यायालयों का विचारण के लिए सक्षम होना चाहिए, ये भी सही है। और पांचवा जो है पश्चातवर्ती वाद के विवादग्रस्त विषयों का पूर्ववर्ती न्यायालयों द्वारा अंतिम रूप से विनिश्चित कर दिया जाना, तो ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी जो बातें हैं वो सही हैं। न्याय के लिए आवश्यक जो तथ्य होते हैं ये सभी तथ्य जो हैं आवश्यक रूप से सभी सही हैं। आंसर इसमें लास्ट वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विदेशी निर्णय के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बात आवश्यक नहीं है। तो विदेशी निर्णय और विदेशी निर्णय की अवधारणा के संबंध में जो प्रावधान दिए गए हैं वो धारा 13 और 14 में दिए गए हैं। तो निर्णय किसी विदेशी न्यायालय के द्वारा दिया जाना, ऐसे न्यायालय का सक्षम न्यायालय होना, दोनों पक्षकारों का विदेशी होना। तो विदेशी निर्णय के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बात जो आवश्यक नहीं है, उसमें आवश्यक नहीं है कि दोनों पक्षकार विदेशी हों, ये आवश्यक नहीं है। निर्णय का गुणागुण पर दिया गया तथा अंतिम निश्चायक होना, ये जो है ए, बी और डी वाले सही हैं। बाकी जो आवश्यक तत्व नहीं है तो वो दोनों पक्षकारों का विदेशी होना ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए एवं बी के बीच एक बात जो है ऋण वसूली का कोरिया के न्यायालय में चला तथा गुणागुण पर डिक्री हुआ। बम्बई उच्च न्यायालय ने उक्त निर्णय को दोनों पक्षकारों पर आवत कर बताया। किस बात या मामले में ये जो प्रावधान दिए गए हैं, तो वो यूनियन ऑफ इंडिया बनाम एम.बी. दामोदर राव का जो मामला है 2005 का मामला है, इसमें दिए गए थे। आंसर इसमें बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए, बी एवं सी तीन भाई हैं जो क्रमशः रायपुर, कानपुर एवं जयपुर में रहते हैं। तीनों की एक संयुक्त स्थावर संपत्ति इलाहाबाद में अवस्थित है। वे उक्त संपत्ति के विभाजन हेतु बाद लाना चाहते हैं। ऐसा बाद रायपुर, कानपुर या इलाहाबाद में से कहाँ लाना होगा। तो धारा 16 इसके संबंध में प्रावधान करती है कि जहाँ पर संपत्ति या विषय वस्तु स्थित है वहाँ पर बाद लाया जाएगा। तो यहाँ पर जो संपत्ति है वो इलाहाबाद में अवस्थित है। तो धारा 16 के अनुसार जो बाद लाया जाएगा वो इलाहाबाद के न्यायालय में लाया जाएगा। आंसर इसमें डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आ, जो दिल्ली में निवास करता है अहमदाबाद में बा के विरुद्ध मानहानिकारक लेख प्रकाशित करता है। बाह आ के विरुद्ध बात लाना चाहता है, ऐसा बात कहाँ ला सकेगा। तो ऐसा बात जो है वो या तो दिल्ली में या अहमदाबाद में से किसी में भी स्थान पर ला सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट ऑफ गुजरात बनाम सावित्री देवी ऑल इंडिया रिपोर्टर 1996 सुप्रीम कोर्ट 937 के मामले में यह अब निर्धारित किया गया है कि पेंशन के लिए बाद उसी राज्य के सक्षम न्यायालय में संस्थित किया जा सकता है जिसमें कर्मचारी वादी सेवारत हों। आंसर इसमें बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुष्पावती नाम की महिला ने चंडीगढ़ के एक बैंक में सावधि जमा खाता खोला। बाद में वह महिला शिमला में रहने लगी जहां उस बैंक की शाखा अवस्थित है। वह महिला उस बैंक के विरुद्ध बाद संस्थित करना चाहती है, उसे बाद कहाँ संस्थित करना होगा। तो जो पुष्पावती नाम की महिला है वो चंडीगढ़ में उसने अपना एक बैंक खाता खोला और उसके बाद वो महिला जो है शिमला में रहने लगी और ऐसी अवस्था में वो बात करना चाहती है तो वो दोनों में से किसी में भी स्थान पर बात कर सकती है। आंसर इसमें सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए के विरुद्ध एक समाचार पत्र में अपमानजनक लेख प्रकाशित होता है। ए जो है उस समाचार पत्र के संपादक, प्रकाशक एवं मुद्रक के विरुद्ध बात लाना चाहता है। ए को राय दीजिए कि यूँ क्या करें। तो ए पहला आंसर जो है कि सभी के विरुद्ध अलग अलग बात संस्थित करना पड़ेगा। नहीं, ए एक ही बात में सभी को पक्षकार बनाया जा सकता है। ये जो है सही है क्योंकि जो ऑर्डर 1 है रूल 3 में वादियों का संयोजन दिया गया है। तो जब एक ही मामले से संबंधित में कई भी व्यक्ति हों तो वो संयुक्त रूप से बात ला सकते हैं। ऑर्डर 1 रूल 3 में प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए, बी एवं सी संयुक्त रूप से दा को 20,000 रुपये ऋण स्वरूप देते हैं। जो दा है समय पर ऋण का संदाय नहीं करता है। आ, बा, सा तीनों जो है दा के विरुद्ध ऋण वसूली का बाद लाना चाहते हैं। ऐसा बात जो है तीनों में से कोई भी ला सकता है, तीनों अलग अलग ला सकते हैं। तीसरा है तीनों को संयुक्त रूप से लाना होगा। चौथा है तीनों संयुक्त रूप से या उनके द्वारा अधिकृत किए जाने पर उनमें से कोई भी एक व्यक्ति ला सकता है क्योंकि ऑर्डर 1 रूल 1 में दिया गया है। संयुक्त रूप से भी ला सकते हैं या जिस तीनों में से जो है एक को भी अधिकृत करके बात दाखिल किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए ने अपना एक परिसर बी और सी एवं डी को किराए पर दिया। ए उनके विरुद्ध परिसर निष्कासन का बाद लाना चाहता है। बाद किसके विरुद्ध लाना होगा। तो जो बाद है वो तीनों के विरुद्ध लाना होगा। आंसर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चार भुजा एक छोटा सा कस्बा है जहां
एक सार्वजनिक मंदिर है जिसकी संपत्ति को उसी गांव का एक व्यक्ति क्षतिग्रस्त करने वाला है। गांव के निवासी उस व्यक्ति के विरुद्ध स्थायी व्यादेश जो है परमानेंट इंजंक्शन का एक बाद लाना चाहते हैं। क्या बाद में गांव के सभी लोगों को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है अथवा उनकी ओर से कुछ व्यक्ति प्रतिनिधि बात ला सकते हैं? यदि प्रतिनिधि बात ला सकते हैं तो सिविल प्रक्रिया संहिता के किन प्रावधानों के अंतर्गत वो ऐसा कर सकते हैं? तो ऑर्डर 1 रूल 8 में दिया गया है। 1 रूल 8 के अंतर्गत वो प्रतिनिधि बात ला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आ की एक भूमि पर जो है बा, सा एवं दा ने अतिक्रमण कर दिया। उसने तीनों के विरुद्ध एक बात संस्थित किया। बात संस्थित करने के बाद पता चला कि अतिक्रमण में या नामक व्यक्ति का भी हाथ है। आ अपने बाद में या को भी पक्षकार बनाना चाहता है। क्या हुए ऐसा पक्षकार ऐसा कर सकता है? यदि हाँ तो किस प्रावधान के अंतर्गत ऐसा कर सकता है? तो ऑर्डर 1 रूल 10 में प्रावधान दिए गए हैं, तो उसमें वो पक्षकार को जोड़ सकता है और 1 रूल 10 के अकॉर्डिंग पक्षकार को कम भी किया जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 5 के अंतर्गत समन निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए जारी किया जा सकता है। तो किन प्रयोजनों के लिए समन जारी किया जा सकता है? केवल प्रतिवादी की न्यायालय में उपस्थिति के लिए, सही है। केवल साक्षी को आहूत करने के लिए, ये भी सही है। कोई दस्तावेज प्रस्तुत कराने के लिए, तो फिर तो सभी के लिए जो है धारा 5 के अंतर्गत सम्मन जो है जारी किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरेंद्र ने महेंद्र के विरुद्ध एक बात संस्थित किया। महेंद्र ने बाद में जारी किए सम्मन को लेने से इनकार कर दिया। उसकी इनकारी का कौन सा कारण गलत है? सम्मन के साथ बात की प्रति नहीं थी, सम्मन में महेंद्र का व्यवसाय अंकित नहीं था, तो ये जो है इनकारी का कारण गलत है। बाकी सम्मन के साथ बात की प्रति नहीं थी, सही है। सम्मन पर न्यायाधीश के हस्ताक्षर नहीं थे, ये भी सही है। सम्मन पर न्यायाधीश की मोहर नहीं थी, इन सभी कारणों से लेने से इनकार कर सकता है। परंतु सम्मन में महेंद्र का व्यवसाय अंकित नहीं था, ये जो है सही नहीं है कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्मीबाई बनाम केसरीमल जैन के मामले में क्या निर्धारित किया गया है? तो लक्ष्मीबाई बनाम केसरीमल का जो मामला है उसमें सम्मन के साथ बात पत्र की जो प्रति है संलग्न किया जाना वैध तामील के लिए आवश्यक है, ये प्रावधान किया गया है 1995 में। तो जब भी सम्मन भेजा जाएगा तो उसके साथ में जो बात पत्र है प्लेन की प्रति भी संलग्न की जाएगी ताकि वैध तामील की जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिविल प्रक्रिया संहिता में सम्मन की तामील रजिस्ट्रीकृत डाक से कराए जाने की व्यवस्था की गई है, किस प्रावधान में? तो जो ऑर्डर 5 नियम 19A है, इसके अंतर्गत व्यवस्था की गई थी, लेकिन इसको 99 के संशोधन से जो है रिपीट कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्मन की तामील कौन सी रीति से की जा सकती है जो सही हो? पहला है जो केवल न्यायालय के माध्यम से कराई जाए, दूसरा है जो केवल रजिस्ट्रीकृत डाक से कराई जाए, तीसरा है जो न्यायालय के माध्यम से तथा रजिस्ट्रीकृत डाक, फैक्स मैसेज, कुरियर सर्विस तथा इलेक्ट्रॉनिक मेल सर्विस से कराई जाए। तो आंसर इसमें सी वाला है, जो सभी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो कौन सा प्रकरण है जिसमें सम्मन की प्रति जो है परिसर के बाहर चिपकाकर उसकी तामील कराए जाने को पर्याप्त माना गया? ऐसी परिस्थितियों में जिनमें प्रतिवादी पत्नी मकान के अंदर होने से उस पर तामील नहीं हो सकी और पति ने सम्मन लेने से इनकार कर दिया हो, तो ये किस प्रकरण में बताया गया है? तो जो मीरा रानी डे बनाम गोस्वामी AIR 1977 कलकत्ता का मामला है, इस मामले में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनीषा ने जयपुर प्रवास के दौरान लक्की स्टोर से कुछ सामान खरीदा, बाद में पता चला कि वह सामान नकली था। मनीषा लक्की स्टोर के विरुद्ध नुकसानी का बाद लाना चाहती है, पर लक्की स्टोर अब पूर्व स्थान से हट गया है और उसका वर्तमान पता मनीषा श्रीवास्तव को ज्ञात नहीं है। लक्की स्टोर के विरुद्ध जारी सम्मन की तामील कैसे कराई जा सकती है? मनीषा को उचित राय दीजिए। आपको यहाँ पर बताना है कि वो किस तरीके से उस पर तामील कर सकती है, जबकि जो लक्की स्टोर था वो पूर्व स्थान से हट करके दूसरे स्थान पर विस्थापित हो गया था और मनीषा को इस बात की जानकारी नहीं थी। तो इस मामले में मनीषा कैसे तामील कराएगी? तो ऐसी परिस्थिति में जो है मनीषा समाचार पत्र में प्रकाशन करा करके तामील करा सकती है। तो प्रकाशन के संबंध में जो प्रावधान दिए गए हैं वो आदेश 5 नियम 20 में दिए गए हैं। आंसर इसमें सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिवचन से अभिप्राय क्या है? तो अभिवचन से अभिप्राय जो है लिखित कथन, प्रतिवाद पत्र, बात पत्र, शपथ पत्र। तो बात पत्र या लिखित कथन दोनों आते हैं, जो कि ऑर्डर 6 रूल 1 में दिया गया है। बात पत्र और प्रतिवाद पत्र इसके अंतर्गत दोनों आते हैं प्लीडिंग्स के अंतर्गत। तो अभिवचन से जो अभिप्राय है ऑर्डर 6 रूल 1 के अंतर्गत बात पत्र और प्रतिवाद पत्र दोनों आते हैं, यानी प्लेंट और WS को इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम ने श्याम के विरुद्ध एक बात संस्थित किया, बात अस्पष्ट होने से श्याम समुचित लिखित कथन प्रस्तुत नहीं कर पा रहा है। श्याम बाद में
अंकित तथ्यों को स्पष्ट कराना चाहता है ताकि वे लिखित कथन प्रस्तुत कर सके। इसके लिए श्याम को क्या करना होगा? तो इसके लिए जो श्याम को स्पष्टीकरण है तो आदेश 6 नियम 5 के अधीन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना होगा। आंसर इसमें ये सही है। परंतु सीपीसी जो अमेंडमेंट एक्ट 1999 है उसके द्वारा इसको प्रतिस्थापित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाद में के तथ्यों की सत्यता की पुष्टि के लिए केवल सत्यापन पर्याप्त है, सत्यापन के साथ शपथ पत्र भी आवश्यक है, दोनों की आवश्यकता नहीं है। तो बाद के तथ्यों की जो सत्यता है उसकी पुष्टि के लिए सत्यापन के साथ शपथ पत्र भी आवश्यक होता है। इसके संबंध में जो प्रावधान दिए गए हैं सत्यापन वेरिफिकेशन के लिए और साथ में एफिडेविट के संबंध में जो बाद के तथ्यों को सत्यता साबित करने के लिए तो 6 रूल 15 में प्रावधान दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई मजरेलो बनाम डॉक्टर एस मॉरिस ऑल इंडिया रिपोर्टर जो है 2013 NOC 136 बम्बई के मामले में एकाधिक प्रतिवादी थे। सबकी ओर से प्रस्तुत लिखित कथन पर सभी प्रतिवादी गणों द्वारा हस्ताक्षर तो कर दिए गए, लेकिन सत्यापन केवल एक प्रतिवादी द्वारा ही किया गया। ये अब निर्धारित किया गया है किस मामले में किया गया है? तो इस मामले में जो अब निर्धारित किया गया है कि प्रतिवादी द्वारा सत्यापन किया गया, तो प्रतिवादी सिर्फ एक ने ही सत्यापन किया, तो लिखित कथन सभी पर अवध कर होगा या केवल सत्यापन करने वाले प्रतिवादी पर अवध कर होगा? किसी पर भी अवध कर नहीं होगा। न्यायालय की अनुमति से सभी पर अवध कर हो सकेगा, अन्यथा नहीं। तो जहाँ पर कई प्रतिवादी हैं उनमें से यदि एक ने ही सत्यापन किया है तो लिखित कथन जो है सभी पर अवध कर होगा। आंसर इसमें ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ने बी के विरुद्ध एक बात संस्थित किया। ए आगे चलकर उस बात में संशोधन कराना चाहता था पर न्यायालय ने संशोधन की अनुमति नहीं दी। बा ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि जिस आधार पर न्यायालय ने संशोधन से इनकार किया है वह न्यायोचित है, और कौन सा आधार है? तो संशोधन से बात की बाहुलता नहीं रुकती है, संशोधन से विचारणा में विलंब नहीं टलता है, संशोधन से बात की प्रकृति में सारभूत परिवर्तन हो जाता है, तो वहां पर न्यायालय इनकार कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के अंतर्गत बात पत्रों को अस्वीकार किए जाने के आधारों का उल्लेख किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा आधार इन आधारों में सम्मिलित नहीं है? तो आर्डर 7 रूल 11 में जो बात पत्र को अस्वीकार करने यानी रिजेक्शन ऑफ प्लेंट के बारे में जो आधार दिए गए हैं तो उनमें से कौन सा आधार इसमें नहीं है? तो बाद हेतु यानी कॉज ऑफ एक्शन का प्रकट नहीं होना। दूसरा है बात पत्र का अपर्याप्त मूल्यांकन पर होना। तीसरा है बात का मूल्यांकन कम या गलत किया जाना। चौथा है वादी को वैकल्पिक कार्रवाई करने का विकल्प प्राप्त होना। तो ये जो आधार है इसके आधार पर प्लेंट को वापस नहीं किया जा सकता है, रिजेक्ट नहीं किया जा सकता है, सॉरी। तो आर्डर 7 रूल 11 जो है इसके आधार के अंतर्गत जो है प्लेंट को रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, बाकी सभी आधारों पर प्लेंट को रिजेक्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदयपुर के सिविल न्यायालय ने एक बात पत्र वादी को वापस इसलिए लौटा दिया क्योंकि उस न्यायालय को ऐसे बात की सुनवाई करने की अधिकारिता नहीं थी। न्यायालय की इस कार्रवाई से वादी जो है बड़ा क्षुब्ध हुआ। उसका कहना था कि न्यायालय को मात्र इस आधार पर बात पत्र लौटाने का अधिकार नहीं है कि क्या वादी का यह कथन सही है, हाँ या नहीं। तो ये कथन जो है सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखित कथन अर्थात प्रतिवादी जो है उसका पत्र है यानी जवाब दावा या प्रतिवाद पत्र वादी द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, सरकारी वकील के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, साक्षी द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो प्रतिवाद पत्र है जो प्रतिवादी के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, इसमें आंसर टी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बात पत्र का जवाब अर्थात जवाब दावा लिखित कथन समन की तामील होने के पश्चात कितने दिन बाद दाखिल किया जाना चाहिए? तो आर्डर 1 रूल 8 में दिया गया है कि 90 दिन में दाखिल कर देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी के विरुद्ध 1000 रुपये के विनिमय पत्र के आधार पर बाद लाता है। बी ए के विरुद्ध 500 रुपये का एक निर्णय धारण करता है। क्या बी उक्त राशि को वसूल मूल राशि में से प्रतिसादित कर सकता है? तो इस संबंध में जो प्रावधान है वो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 का जो ऑर्डर 8 है रूल 6 में दिया गया है। सेट ऑफ यानी कि वो जो है 1000 रुपये में से अपने 500 रुपये मुजरा कर सकता है, ये पूछा जा रहा है, तो बिल्कुल कर सकता है। आंसर इसमें ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामलाल मदनलाल के विरुद्ध 5000 रुपये की वसूली का एक बाद लाता है। मदनलाल का ये कथन है कि रामलाल उसके यहाँ से 4000 रुपये मूल्य का कपड़ा एवं 2000 रुपये नगद ले आया है या ले गया है। इस प्रकार मदनलाल के रामलाल की ओर से 1000 रुपये लेने
निकलते हैं, राय दीजिए कि मदन लाल को क्या करना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में मदन लाल को जो है अपने लिखित कथन में 1000 रुपये की वसूली के प्रति दावा प्रस्तुत कर देना चाहिए। 5000 रुपये उसको जो है उजरा हो जाएंगे और 1000 रुपये उसको लेना है तो अपने प्रतिवाद पत्र में वसूली का प्रति दावा प्रस्तुत कर देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बात की सुनवाई के दिन वादी एवं प्रतिवादी दोनों अनुपस्थित रहते हैं, ऐसी दशा में न्यायालय क्या आदेश पारित करेगा। तो ऐसी दशा में जो न्यायालय है ऑर्डर 9 रूल 3 के अंतर्गत बात पत्र को खारिज कर देगा। आंसर इसमें जो है बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बात की सुनवाई के दिन प्रतिवादी अनुपस्थित रहता है जिससे उसके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जाता है। प्रतिवादी अनुपस्थिति का कारण दर्शित करते हुए एक पक्षीय आदेश को अपास्त कराने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करता है। अनुपस्थिति का उसका कौन सा कारण पर्याप्त नहीं है, तो उसका अधिवक्ता किसी अन्य न्यायालय में व्यस्त था, ये जो है अनुपस्थिति का कारण पर्याप्त नहीं है। बाकी उसका अधिवक्ता गंभीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, ये भी जो है तथ्य स्वीकार्य है। स्वयं उसके परिवार में किसी की मृत्यु हो गई है, सांप्रदायिक दंगों के कारण शहर में कर्फ्यू लगा था, ये सभी तथ्य स्वीकार्य हैं। लेकिन उसका अधिवक्ता किसी अन्य न्यायालय में व्यस्त है, ये अनुपस्थिति के अंतर्गत तथ्य को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदेश 11 नियम 1 के अधीन प्रश्न मालाएं केवल वादी द्वारा प्रस्तुत की जा सकती हैं, दूसरा प्रतिवादी के द्वारा प्रस्तुत की जा सकती हैं, तीसरा दोनों में से किसी के द्वारा प्रस्तुत नहीं की जा सकती हैं, चौथा है दोनों के द्वारा प्रस्तुत की जा सकती हैं। आंसर इसमें डी वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक सिविल न्यायालय ने पत्रावली की याचिका पर ही एक पक्षीय मामले का निर्णय लिख दिया। ऊपरी न्यायालय ने ऐसे निर्णय को अपास्त किए जाने का इसे पर्याप्त आधार माना। वह कौन सा मामला है जिसमें ऐसा जो है निर्णय दिया गया था। तो सैयद हुसैन उल्ला बनाम अहमद बेग का मामला है। आंसर इसमें ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 10 के अधीन बात की सुनवाई के प्रथम दिन न्यायालय निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई नहीं कर सकता है। पक्षकारों या उनके साक्षियों की मौखिक परीक्षा करना कर सकता है, दूसरा है पक्षकारों से अभिवचनों में के अभिकथनों को स्वीकार या स्वीकार करने की अपेक्षा करना कर सकता है, वादी का बात खारिज या डिक्री कर देना, ये जो है आदेश 10 के अंतर्गत न्यायालय नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न मालाओं पर आपत्ति केवल तभी की जा सकती है जब वे मामले से संबंधी सुसंगत नहीं है, निंदात्मक हों, व्यर्थ में परेशान करने वाली हों, उपयुक्त में से चाहे कैसी भी हों, प्रश्न मालाओं पर आपत्ति की जा सकती है। तो इसमें आंसर डी वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, आदेश 11 नियम 17 के अधीन दस्तावेज प्रस्तुत करने की अधिकतम कालावधि सूचना की तिथि से कितने दिन है। तो 10 दिन निर्धारित की गई है। आंसर बी है। इसके संबंध में प्रावधान जैसा कि प्रश्न में दिया गया है, आदेश 11 नियम 17 के अधीन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वीकारोक्ति का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो स्वीकारोक्ति का जो मुख्य उद्देश्य है वो एडमिशन के बारे में बताया गया है। तो एडमिशन का जो मेन ऑब्जेक्ट है, वादी का बात डिक्री करना, प्रतिवादी के पक्ष में निर्णय देना, वादी की बालुता को रोकना, पक्षकारों को शीघ्र न्याय प्रदान करना। एडमिशन का जो मुख्य उद्देश्य है वो पक्षकारों को शीघ्र न्याय प्रदान करना है। तो एडमिशन स्वीकारोक्ति के संबंध में प्रावधान जो है वो ऑर्डर 12 में दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिवचनों के समर्थन में दस्तावेज कब तक प्रस्तुत कर दिए जाने चाहिए। तो अभिवचनों के संबंध में जो दस्तावेज हैं वो अभिवचनों के साथ ही विवादित तथ्य किए जाने से पहले, यानी कि विवादकों की विरचना से पहले प्रस्तुत कर दिए जाने चाहिए। आंसर इसमें बी सही है, जो कि ऑर्डर 13 रूल 1 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वादी ने वसीयत के आधार पर प्रतिवादी के विरुद्ध एक बात पत्र प्रस्तुत किया, पर वसीयत विवादक तथ्य जो है तय करने से पूर्व पेश नहीं कर सका क्योंकि वह उसे मिल नहीं पाई। साक्ष्य के दौरान वह वसीयत मिल जाती है और वादी उसे न्यायालय में प्रस्तुत करना चाहता है, तो वो किस प्रावधान के अंतर्गत ऐसा कर सकता है। तो आदेश 13 का जो नियम 2 है इसके अंतर्गत वो ऐसा कर सकता है, लेकिन इसको भी 1999 के संशोधन के द्वारा प्रस्तावित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायालय ऐसे किसी दस्तावेज को परिबद्ध करने का आदेश नहीं दे सकता है जो लोक दस्तावेज हों, जो कोर्ट रचित हों, जिसे नष्ट कर दिए जाने की संभावना हो, जिसमें फेरफार या परिवर्तन कर दिए जाने की आशंका हो। तो न्यायालय किसी भी ऐसे दस्तावेज को परिबद्ध करने का आदेश नहीं दे सकते हैं जो लोक दस्तावेज हों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बात पद निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। केवल विधि संबंधी होते हैं, तथ्य संबंधी होते हैं, विधि एवं तथ्य संबंधिता मिश्रित पद होते हैं। तो जो बात पद हैं इशू जो हैं वो विधि तथा तथ्य संबंधी दोनों प्रकार के होते हैं, जिनको हम लोग मिश्रित बात पद कहते हैं। तो आंसर इसमें जो है सी सही हो जाएगा, जो कि ऑर्डर 14 रूल 1 में दिया गया है। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो शेष MCQ हैं सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट उनको डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स
मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तो जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर अवश्य क्लिक कर लें, जिससे कि आपको आगे आने वाली सभी वीडियो की सूचना समय से मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।